तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है, ध्यान देना। ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक क्या है और अपकारक क्या है। देखो, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार मतलब समझे, वो या जिम्मेदार नहीं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऐसे बोल दो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कारक होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या होता है बाबू, कारक होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कारक होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। मोटरसाइकिल से चाहिए। तो ऑक्सीकारक क्या है भाई, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कारक होता है, यानी जिसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। देखो ऑक्सीकारक कहते हैं इसको। एक हम एग्जांपल से चाहिए तुम लोग को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ये है ZNO, हाँ बोलो, यही इसी का ना, देख अच्छा, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं, हाँ भाई, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इंग्लिश का टेंशन मत है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान देना। तो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कारक होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पर ही समझिएगा, जैसे मैं कोई एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं कि ZnO+C है, ये अभिक्रिया करके बन गया Zn+CO। ठीक है, Zn+CO। अब इसमें तुमको ढूंढना है कि क्या, अरे भाई इसमें रिएक्टिविटी का कोई चक्कर नहीं है। जब जिंक ऑक्साइड को चारकोल के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, चारकोल वही कार्बन, समझ गया ना, तो ये जब क्या यो भाई, जब गर्म किया जाता है तब अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बन के, कार्बन है जो निकल जाता है जलकर, कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकल जाता है और जिंक अलग हो जाता है। क्या ये नहीं, धातु के निष्कर्षण में हम बताएंगे आगे। ठीक है, हाँ, अरे वो ठीक है, वो अलग चीज़ भी होता है, हम अभी आपको ये धातु के निष्कर्षण में हम बताएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका यदि देखोगे गौर से तो आपको समझ में आएगा कि सर इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। पर ये सुनियो पूरा बात, ठीक है, उसके बाद गैसिंग करना। ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बट यहाँ पर ये आपको बोलेगा कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण तो हमको समझ में आ गया कि सर ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो ऑक्सीकरण हुआ कार्बन का। बट यही आपसे पूछ लेगा ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक जब भी आपसे पूछे तो आप मन में एक ही क्वेश्चन पूछना कि किसके कारण, पहले ना प्री गेसिंग से हमको बहुत पारा चढ़ता है, जिस चीज़ में नॉलेज ना हो। देखो ऑक्सीकारक मतलब किसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, यानी कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो देखो इसके लिए कार्बन में क्या बोले, पहले गेसिंग नहीं, कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए जरूरी था कि जिंक ऑक्सीजन को त्यागे, और जिंक ऑक्सीजन को त्याग दिया, इसी कारण से ये जाके कार्बन में जुड़ गया। यानी ऑक्सीकरण हुआ किसके कारण हुआ, जिंक के लापरवाही का नतीजा ऑक्सीजन इससे चला गया। यानी ऑक्सीकारक किसको हम लोग बोलेंगे, जिंक को बोलेंगे। समझ में आ गया बात, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, जिंक को बोलेंगे। काहे भाई, क्योंकि जिंक के कारण ही ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ, यानी जिंक के कारण ही ऑक्सीजन इससे हटा और कार्बन से जुड़ा, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ होता है जिसके कारण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझना है कि सर जिंक का तो मानियो ठीक है, ऑक्सीकारक हुआ, जिंक इससे हटा, लेकिन यही चीज़ को यदि हम सोचें तो हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि सर जिंक से ऑक्सीजन हटा
तो जिंक का आप ये भी तो बोल सकते हैं कि अवकरण हुआ। बताओ, जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है जी? जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है? अवकरण। तो जिंक से ऑक्सीजन हटा यानी जिंक का अवकरण हुआ और कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। बट ये ऑक्सीकरण के ये जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीकरण के ये जिम्मेदार कौन है? जिंक है, क्योंकि जिंक ना तो ऑक्सीजन को छोड़ता और ना ऑक्सीजन इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। यहाँ पर बातें समझ में आया? लेकिन अब आपसे पूछते हैं अवकारक के ये कौन जिम्मेदार है? अवकारक कैसे हुआ? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये क्या हो गया? अवकरण हो गया। बट अवकरण कैसे हुआ ये हमको बताइए। अवकरण कैसे हुआ? अच्छा बताओ, किसका अवकरण हुआ ये बताओ पहले। अवकरण किसका हुआ? अवकरण हुआ जिंक का। अवकरण किसका हुआ? जिंक का। बट यहाँ पर अवकारक कौन है ये चीजों को समझो। अवकारक कौन है यानी किसके कारण हुआ ये बताओ हमको, किसके कारण? तो जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हुआ, इसीलिए इसको अवकरण कहते हैं। बट किसके कारण? कार्बन के कारण। ना कार्बन इससे ऑक्सीजन को खींचता और ना बेचारा जिंक से ऑक्सीजन बिछड़ता, यानी यहां पर अवकारक कौन हो जाएगा बाबू? कार्बन हो जाएगा। तो यही चीज तुमको यहां पर समझना है कि बउआ जिसका होता है ऑक्सीकरण वो होता है अवकारक, और जिसका होता है अवकरण वो होता है ऑक्सीकारक। यानी द सब्सटेंस व्हिच हैज ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज डन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बातें समझ में आ गया आपको? जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं, और जिसका अवकरण हुआ उसको ऑक्सीकारक। समझ में आया जी? हाँ, तो चलो यहाँ देखो सगमा में क्या है। अब अवकारक हम लोग इसको बोलेंगे अवकारक। तो यहाँ पर तो हम आपको बता ही दिए कि वैसा पदार्थ जो अवकरण अभिक्रिया के लिए, जो अवकरण अभिक्रिया का कारक होता है। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया का कारक होता है, उसे अवकारक कहते हैं। उसे अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। वो ये समझ में आ गया? जैसे कोई हम रिएक्शन यहाँ पर सोचिए, फॉर एग्जाम्पल एक हम आप लोग को इसी में तो एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया, नहीं आ गया? जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे बोलो CA एक के बार दू बोला, बोलिए एगो बोलो CaCO3 आधा पर से भूल जाता है गधा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट, तो क्या हो जाएगा? CaO कई चुना प्लस CO2। ठीक है, अब इसमें तुमको कहाँ ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दिख रहा है मेरे भाई? बता दे जरा तू। एक चीज तुम सोच सकते हो कि सर कैल्शियम के पास 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसमें 1 ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया? अवकरण हो गया। क्या हो गया? अवकरण। बट कार्बन के साथ 3 गो था जुड़ा हुआ था, मतलब इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और कोई बोलो रिएक्शन? अब बोल, हम तुम ही लोग का लिखेंगे, तुम बोलो ना। हाँ बोलो Zn प्लस बोलो तो H2SO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस में H2 गैस। ठीक, यहाँ पर ही देखो, अब इससे क्या हुआ? इससे जो SO4 था, SO4 से कौन अलग हुआ? हाइड्रोजन अलग हुआ। SO4 से कौन अलग हुआ? हाइड्रोजन अलग हुआ। जब SO4 से हाइड्रोजन अलग हुआ तो SO4 का क्या हो गया? हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक है, बट किसके कारण हुआ? किसके कारण? जिंक के कारण। तो जिंक हो गया क्या चीज? ऑक्सीकारक। अब समझ में आ गया इसमें? ऑक्सीकारक। और अवकरण किसका हुआ? H2SO4 का अवकरण हुआ। SO4 का अवकरण हुआ। इसमें हाइड्रोजन हटा ना चाहिए SO4 से, तो ऑक्सीकरण होता है जिससे हाइड्रोजन हटता है। तो हाइड्रोजन तो किसी के साथ जुड़ा नहीं, तो इसमें अवकरण अभिक्रिया मेंशन नहीं है। बातें समझ में आ गया? नोट करिएगा, इसको मिटाते चलिए। चलो देखो, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव देखना। हमारे
दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव। सुना बाबू, सबसे पहला हमारा पड़ता है हमारे भोजन, बोर्ड पर देखो, हमारे भोजन हमारे भोजन का पाचन। सर सब्जी एक खट्टा वाला नहीं है सर। तो यहाँ देखो, हमारे भोजन का सबसे पहले पाचन, हमारे भोजन का पाचन क्या है? देखो, हमारे भोजन का पाचन जो है वो किससे होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ही होता है। कैसे होता है सर? देखिए, जब हम लोग का भोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमारे रक्त से होते हुए जब हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो आपको पता है कि वही रक्त से ऑक्सीजन भी पहुंचता है, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे कोशिका के अंदर अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे कोशिका के अंदर क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके कुछ ऐसा बनाते हैं C6H12O6। ये अभिक्रिया कर देता है ऑक्सीजन से, और अभिक्रिया करने के बाद हमारा बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा? प्लस में बनाता है ऊर्जा बोझो, या इसको बोल सकते हो क्या बनाता है? उष्मा। ऊर्जा बोझो या क्या बनाता है? उष्मा। इसको बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा? ये 6 है, तो इसको भी 6 कर दो, और इसको भी कर दो 6, तो नहीं, यहाँ पर भी होगा 6, ठीक है? तो ठीक है ना? देखो, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12, 12 6 18, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कहाँ? हमारे कोशिका के अंदर, और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो वही रक्त से घुलकर फिर हमारे शरीर से बाहर हो जाता है ना? इसमें ऑक्सीकरण हुआ तो अवकरण भी होगा ही होगा, बट अवकरण को समझना थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको अभी अलग करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? होगा तब अवकरण होगा। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, इसमें तुमको लग रहा है किसका ऑक्सीकरण हुआ? पहले बताओ। ग्लूकोज का हुआ सर, ग्लूकोज का अवकरण, और O2 का हुआ। देखो, यहाँ पर ही देखोगे तुम, तो यहाँ पर ही देखोगे तो ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होने के बाद ये बना और ये बना। वहीं पर ही तुम देखोगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा सर? CO2 है, देखो बाबू, ये इंटरनल हो जाता है, इसमें कार्बन तुम्हारा या हाइड्रोजन है जो ऑक्सीकारक का काम कर देता है, ठीक है? तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वन चैन रिएक्शन है, इसमें कार्बन ऐसे हो जाता है, ऑक्सीकरण का रूप ले लेता है ऑक्सीकारक का। समझ में आ गया बात? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है? दूसरा हम बात करें कि सर ये तो हमारा हो गया हमारे भोजन के पाचन में। दूसरा होता है भोजन को दुर्गंधित होने में। किस में? भोजन को दुर्गंधित, भोजन को दुर्गंधित, भोजन को दुर्गंधित होने में, भोजन को दुर्गंधित होने में हमारा क्या होता है बाबू? भोजन को दुर्गंधित होने में हमारा इसका उपयोग मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कैसे? सुनो, भोजन जो हमारा होता है उसमें वसा या तैलीय पदार्थ रहता है, तैलीय पदार्थ यानी वसा रहता है। जब वसा को लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है, तो वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर देता है? उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत होने के कारण, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के कारण वो भोजन है जो दुर्गंध देने लगता है, यानी खराब स्मेल का हो जाता है, टेस्ट में खट्टा हो जाता है, और क्या तेज वगैरह सब क्या है? बसिल है। तो ये सब क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसको फ्रूट्स में भी वसा होता है। हाँ हाँ होता है, इसीलिए तो फ्रूट्स भी सड़ता है तो खट्टा और स्मेल करने लगता है। हाँ, एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रेजेंट रहता है। दूसरा चीज़ देखो, दूसरा चीज़ बताते हैं, नहीं, उसका ऊपर से कवर होता है फ्रूट के ऊपर,
वो कवर होता है जो ऑक्सीजन को उसके संपर्क में आने से रोकता है और उसको संपर्क में आने से बचाता है। और इस कारण से हाँ देखो, यदि केला पैक है छिलका में तो वो खराब देरी से होगा, लेकिन वो छिलका उसका फाड़ दोगे तो तुरंत धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। या कोई फल को काट के रख दो तो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसका ऊपर का जो एयर है कट जाता है तो जल्दी खराब हो जाता है। या कोई को छील के भी रख दो तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। आम को ही छील के रख दो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो ओनियन भी काट के खाया जा सकता है। लंबे से नहीं, देखो उसमें है ना जो एसिड अम्ल की मात्रा बन जाता है, किसमें, ओनियन में, क्योंकि शरीर के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। क्या जहर भर नहीं बनता है, बिल्कुल गलत बात। यदि जहर बन जाता है तो आज होटल में खाने वजह सब मरा हुआ ही होता है। ठीक है, क्या कि लंबे समय से काटे हुए रहते हैं। अंडा केला खाने से भी कोई अति नहीं होता है। किसी को हो जाता है फूड पॉइजनिंग बोलते हैं उसको। फूड पॉइजनिंग इसलिए हो जाता है कि हम लोग का बॉडी है जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सबका अलग अलग बॉडी लेवल होता है, तो फूड पॉइजनिंग होने का केसेस ज़्यादा रहता है, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो जाना वही फूड में, तो वही हो जाता है। देखो फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ना नहीं है, इतना बस समझ लेना कि हम लोग के शरीर में वैसे अनहाइजेनिक पदार्थ आ जाते हैं जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वगैरह से जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमारे बॉडी जो यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन को इफेक्ट करने लगता है। तो इस कारण से हम लोग उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, जिससे पेट में दर्द, उल्टी होना या तो वही ना हुआ। दूषित भोजन किए वो क्या किया, हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ये भोजन भी हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ। बात वही है, जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो हार्मफुल होगा ही। आप चाउमीन, अर्गर, बर्गर ये सब खाते हो, ये भी हमारे भोजन में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो भी हार्मफुल ही हो गया, है ना। चलिए, तो ये पदार्थ बर्गर में वेजिटेरियन नहीं रहता है बाबू। वो जो बर्गर खुदे रहता है वो तेल में डाल के जब छानता है तो बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसको कितनों तुम चाँप के पेपर वगैरह से खाओ, लेकिन ऑयल ऑब्जॉर्व होता है। और बस आप लोगों को पता है कि हम लोग के ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। नहीं, लीवर डैमेज नहीं करता है, वो आपको छोटी आंत और बड़ी आंत पर इफेक्ट करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर ही भोजन का अवशोषण होता है वहाँ पर ही पाचन नहीं होता है, तो वही डैमेज करता है। दूसरा एगो आपका मड का निर्माण कम हो जाता है मैदा वगैरह खाने से। चोकर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं जी, उसमें हम नहीं बताएं चोकर का निर्माण जो होता है, ये थोड़ा सा अलग है। कंपटीशन लेवल में ये सब पढ़ना है, मड लेवल का निर्माण। ठीक है, देखो यार, तो भोजन का दुर्गंधित होना समझ गए ना। जब भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देता है तो दुर्गंधित हो जाता है, उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट कर दो। उसके लिए उसमें हम लोग मिला देते हैं एक, क्या चीज़ तो नाम है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नाम का एक केमिकल आता है, उसको मिला दोगे तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को संपर्क में आने ही नहीं देता है, और जब ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आता है तो भोजन बच जाता है। अब भोजन खराब तो नहीं ना हो जाएगा, बताते हैं, पहले बैठो बैठो बताते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे पहला है तुम्हारा नमक। नमक एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा तुम्हारा है कुछ वैसे मटेरियल जैसे जो मसाला वगैरह में आता है, हाँ बेकिंग सोडा, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इसको मैं जैसे देखो निमकी, देखो निमकी, जो नमक नींबू वाला निमकी होता है, उसको नमक के साथ रख दिया जाता है कितना लंबे समय तक, उसको भी निकाल के हम लोग खाते हैं। तो क्या साख, अच्छा निमकी को, अरे साख तो हो गया ये मैदा वाला निमकी ना जी, क्या निमकी तुम लोग देख रही हो। अरे भाई भुजिया, सुन, नींबू का अचार सुने हो कैसा होता है, कदर नहीं बताना भैया, वो कैसे बनता है, तेज में डाल के नींबू का अचार बनता है, बहुत मार मारेंगे। अरे नमक में सुनो क्या करता है, पहले नींबू को काट के दो फाँक कर करके और उसको नीमक के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट ढेरे सा डाल के उसमें नींबू को डाल के लंबे समय तक छोड़ देता है, धूप में गोदाम में पैक करके धूप में छोड़ देता है। वो नमक है जो धीरे धीरे पिघल जाता है, पिघल के पानी हो जाता है और ओकरे अंदर से नीम की खट्टा खट्टा निकाल के खाया जाता है। आया समझ में? नहीं, तेज नहीं रहता। तुम होटल वगैरह में खाते होगे तो देखते होगे कभी कभी नहीं, वो अचार देता है आपको नीम के हाँ,
तो वो निमकी होता है, जिसको लंबे समय तक नींबू को जब रख दिया जाता है नमक के साथ तो खराब नहीं होता। क्या? हाँ, तो जो भी है, अब आम में सही बोलो, आम के अचार है उसमें भी रख दिया जाता है वो लंबे समय तक, मसाला वगैरह साम के तो खराब नहीं होता है। तो ये सब है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा तुम्हारा हो गया रेफ्रिजरेटर। क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी तुम्हारा क्या करता है बाबू? ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने से ये खराब नहीं होता। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ हाँ, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बाहर निकलता है जो ना, नाइट्रोजन करके कुछ निकलता है क्या, नाइट्रोक्साइड कुछ ऐसे ही। हाँ, पानी, तो पानी रहेगा ना, तुम बार जैसे फ्रिज के अंदर जो भी तुम्हारा वाटर वेपर है वो ठंडा के कारण जम के पानी बनेगा तो हाँ स्टोर हो जाएगा, पीछे का नहीं होगा। क्या? वाटर वो तो ओरिजिनल ही रहता है, बट गंदगी जाने के कारण वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसमें गंदगी वगैरह भी तो जाता है तो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब तो ये आपको समझ में आ गया। रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है? किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बाबू संक्षारण। देखो क्या नहीं होता? खाना खराब नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। हाँ, अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है, यस, फिर से खराब नहीं होता है। चिप्स के पैकेट हो गया, या आपका अभी आ रहा है क्या चीज़, क्या कुरकुरे ये नहीं है, ये अरे बोनियस वगैरह आता है, ये सब चीज़ भी है, या फिर आपका समोसा वगैरह, सिंघाड़ा वगैरह भी आता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए जितना, जो बाह्य से ऐसा चीज़ है जो आपके यहाँ ख़राब हो जा रहा है लेकिन उसको बाह्य से पैक करके बेच रहा है, उसको अवॉइड करिए। मीट है जो लंबे समय में ख़राब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, बट उसको भी क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट को मिला करके उसको पैक करके दे देता है, जिसको बोनियस के नाम पर तुम लोग खा लेते हो भर पेट। तो ये सब हार्मफुल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखेगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, संक्षारण क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। संक्षारण मतलब होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से कोई भी धातु है, क्या? हाँ बाबू, कोई भी धातु है जो खराब हो जाता है। जैसे कि आप फेरस है, लोहा है, लोहा लंबे समय तक ऑक्सीजन वगैरह से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, बोलो? Fe2O3, जिसको हम लोग रस्ट यानी कि जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। फिर आपका बहुत सारे हो गया, जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Cu बना देता है, CuO। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया बाबू, संक्षारण हो गया, जिससे धातु है जो खराब होने लगते हैं। सोना और चांदी का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें संक्षारण की प्रक्रिया कम से कम होती है। बोलिए, बहुत कम होता है, बहुत कम। नहीं बाबू, सोना चांदी में गंदगी होता है, संक्षारण नहीं होता है। गंदगी बैठ जाएगा उस पर, संक्षारण बहुत कम होता है। हम समझ रहे हैं, फिर भी संक्षारण उसका कम होता है, हल्का होता है, बहुत हल्का। ठीक है, और सोना का तो एकदम नहीं होता है, फिर भी सब सोना साफ कराता है, उसका गंदगी बैठ जाता है उसका। लिक्विड रहता है जो ऊपर वाला लेयर को रिमूव कर देता है, फिर से नया हो गया। वजन कम जाएगा बार बार कराओगे तब। क्या? हाँ, अभी हमको याद नहीं है, कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा। देखो यहाँ, तो ये संक्षारण हो गया, जिससे धातु और अधातु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तुम प्रॉपर यही हो कि कहीं और भी हो? दूसरा अवस्था कहीं और नहीं, हम इरिटेट टाइप का तुमको देख रहे हैं अभी से, बहुत समय पहले से ही। प्रॉपर यही हो ना, सक्षम इज हेयर। अच्छा ठीक है, नहीं हम सोचे तुम भी अपना कोई दूसरा रूप में ना करिए, आधा आधा बट गए तो दिमाग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। देखो यहाँ, संक्षारण क्या होता है बाबू, कि कोई भी मेटल लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से वो ऑक्साइड बना लेता है और इस कारण से वो नष्ट हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है। जैसे लोहा जंग बनाइए, अब तुम जंग से कौन बिल्डिंग खड़ा करोगे, कुछ होगा नहीं, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। समझ में आ गया? इसी को संक्षारण कहते हैं। भारी कर देता है, फेरस ऑक्साइड का मास ज़्यादा होता है फेरस से। क्या? ओ भाई देखो,
उसका सरफेस, सुनो, उसका सरफेस जो होता है, योहा इज ए क्रिस्टल सॉलिड, आयरन है जो एक क्रिस्टलीय ठोस है, योहा एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होकर नामे है, तो क्रिस्टलीय ठोस होता है जो ट्रू सॉलिड होता है, बट वही एफईओ है जो ट्रू सॉलिड नहीं होता, उबड़ खाबड़ होगा, समझ गया, इसीलिए जंग वैसा होता है और योहा एकदम ठोस होता है। प्लास्टिक देखोगे तो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है, वो अजीब रहेगा, उसको काटो एकदम प्लेन नहीं कटेगा, उबड़ खाबड़ हो जाएगा, लेकिन योहा एकदम प्लेन होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस में अंतर होता है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बट उसको काटने के लिए डायमंड का उपयोग, सॉरी क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, हीरा को काटने के लिए, नहीं, वाटर का नहीं बाबू, हीरा को काटने के लिए हीरा का उपयोग कर सकते हो, हाँ ठीक है, उसी के इतना सॉलिड चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा दहन की क्रिया, सुनो, दहन क्या होता है, दहन यानी कम्बसन, दहन यानी कम्बसन। तो चौथा आपका प्रोसेस आता है, ये सब में हम लिखवाएंगे, क्या चीज़ आपको समझाना है बस। दहन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर जलता है तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। और ज़्यादातर दहन है जो कार्बन का ही होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, या कभी कभी सल्फर का भी दहन होता है, सल्फर का ऑक्सीजन आके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये जो दहन है, हाँ होता है, तो ये जो दहन है ये हमारा क्या कहा जाता है बाबू, जब कोई चीज़ जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं होता है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड किया जाता है, हम आगे इसमें पढ़ाएंगे नाइट्रोजन के दहन में, ठीक है, दहन आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, दहन और ज्वाला है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो रखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में बाबू, ज्वाला के बारे में, ज्वाला, चलो बोर्ड पर देखना था, ठीक है। ज्वाला किसको कहते, देखो ज्वाला हम लोग किसको कहते हैं, तो जिस भाग में किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है, किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है। अभी ऐसा इत्तेफाक मतलब हमारा जीवे सुनाई दे, एकदम सेम हुआ, कहीं साउंड हल्का सा कम था। किसी कार्बनिक पदार्थ, सही में, खैर मजाक अलग बात है बट सही बात है। इस भाग में किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है, उसे ये सर लाठी से किया है, हमको इतना पता नहीं चलेगा, टीवी देखता कि ऐसा ही किया, इतना समझ नहीं किया, ठीक है ना, इतना देखो ना, ये नहीं समझे ठीक ना, वो पाइप देखा सब ये नहीं किया है, वो किया है। अरे नहीं सर, तू तो हम करवे नहीं किया है, सब आया सर इसको थोड़े से आया है, और हम सब उसको हम करवे नहीं किया, तुम जी उस समय तुम क्या था, हम विद्यार्थी का तो हम नहीं किया था, हम सुना, हम बोले सर हम करवे नहीं किया। जिस भाग में किसी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है उसे ज्वाला कहते हैं। चलो छोड़ो, सर ज्वाला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट आज के बाद इस समय मजाक नहीं, बेकार होता है। ज्वाला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्वाला को फ्लेम बोलते हैं इसमें, ये ताप भी के फ्लेम बोलते हैं ज्वाला को। देखो जिस भाग में कोई कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, ज्वाला बोलते हैं। जैसे कहीं पर तुम कुछ भी जला रहे हो, कहीं पर मोमबत्ती जला रहे हो तो वो हो गया मोमबत्ती का ऊपर गया ज्वाला, हम विस्तार से पढ़ेंगे मोमबत्ती के ज्वाला को, या कोई भी पदार्थ जैसे किरोसिन कोई जला रहा है तो वो जो हो गया किरोसिन का ज्वाला हो गया। तो जिस भाग में कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, ज्वाला। ज्वाला दो प्रकार के होते हैं, ज्वाला दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रदीप्त ज्वाला, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं बाबू,
हाँ प्रदीप्त ज्वाला, चलो प्रदीप्त ज्वाला हम अभी इसका नाम अभी नाम रखते हैं। दूसरा होता है अप्रदीप्त ज्वाला। देखो प्रदीप्त ज्वाला किसको कहते हैं? प्रदीप्त ज्वाला वैसा ज्वाला, देखो जब किसी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जाता है, जब किसी पदार्थ का नहीं जब अप्रदीप्त ज्वाला की हम बात करें, पहले अप्रदीप्त ज्वाला देखिए, उसके बाद प्रदीप्त ज्वाला देखो, ठीक है। अप्रदीप्त ज्वाला किसको कहते हैं? वह ये कुछ भी नहीं कर रहा बाबू, ये चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, ये वो काम कर रहा है। क्या देखो अप्रदीप्त ज्वाला किसको कहते हैं? वैसा ज्वाला क्या अप्रदीप्त ज्वाला किसको कहते हैं? जब किसी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन के रोको, किसी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नहीं अपर्याप्त ना बोलिए, क्या बोलिए? अपर्दित, हाँ ठीक है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वह पूर्ण दहन कर नीला रंग का ज्वाला देता है। उपस्थिति पूरा बढ़िया रहेगा सर, नीला होगा। हाँ देखो, जब पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब तुम इसको भाई हम बता रहे हैं, सुन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जो जलाया जाता है तो नीला रंग का फ्लेम देता है, नीला रंग का ज्वाला देता है। और जिसमें लाइट नहीं होता है, केवल हीट होता है, मतलब नीला जो होता है वो लाइट ज़्यादा नहीं देता है, हाँ हीट देता है बट लाइट बहुत ही कम देता है। इसी हाँ जो गैस में से नीला या लाइटर में से जो नीला निकलता है वो लाइट कम देता है, हीट ज़्यादा देता है। हाँ भैया, तो इसीलिए उसको अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं, क्योंकि लाइट वो क्या देता है? कम देता है। प्रदीप्त किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। तो इससे प्रकाश नहीं निकलता है क्योंकि ये नीला रंग का ज्वाला देता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अप्रदीप्त ज्वाला, ठीक है ना। यानी जब किसी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वह पूर्ण दहन कर नीला रंग का ज्वाला देता है, ठीक है। यह ज्वाला प्रकाश नहीं देती है, प्रकाश या ऐसे दो प्रकाश बहुत कम देती है, प्रकाश बहुत कम देती है, प्रकाश बहुत कम देती है। इसलिए इसे अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। कब? जब ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति में जलता है तब। और वही प्रदीप्त ज्वाला किसको कहते हैं? देखो ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति में जलता है तो कार्बन अच्छे से दहन होता है और इस कारण से वो अप्रदीप्त होता है। जब हाँ तो वो भी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लेकिन हीट ज़्यादा, लेकिन हीट नहीं, लाइट नहीं देता है। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन, जब किसी हाँ तो देखो जहाँ पर ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल गया तो ब्लू लाइट देगा, ऑक्सीजन नहीं मिला अच्छे से तो कैसा लाइट देगा? वो हल्का रेड टाइप का, भूरा टाइप का लाइट देगा। जहाँ पर तो ऑक्सीजन की
गैस में सर क्या? कुछ लेना सर तो लेकिन के बड़ा सर ऑक्सीजन की अपर्याप्त, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, हाँ, जलाया जाता है तो वह अपूर्ण दहन होता है। इसमें पूर्ण दहन हो जाता है, लेकिन इसमें तो उसका लिखना, तो उसका अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होता है, ठीक है ना। इसे प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। क्या ऐसे अपूर्ण दहन होता है, इससे अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है, अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है। अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है, इसलिए इसे प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। ज्वाला कहते हैं। देखो क्या होता है कि जब तुम किसी पदार्थ को जलाते हो तो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो उसके कार्बन है जो पूरी तरह से जल जाता है, और कार्बन पूरी तरह से जलता है तो ब्लू कलर का ज्वाला निकलता है। लेकिन वही जब तुम उसको अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन में जलाते हो तो क्या होता है कि वो हल्का रेड टाइप के, देखो क्यों ऐसा प्रकाश देता है, जब हल्का मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो कुछ कुछ कार्बन जल जाते हैं और कुछ कुछ कार्बन केवल उस ज्वाला में घुल कर बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ कुछ जलते हैं तो उससे हीट मिलता है, और कुछ कुछ कार्बन बस ऐसे ही निकलते हैं तो उस हीट नहीं, तो उस हीट से जो बचल कार्बन जो ऐसे ही निकल रहा है, मतलब बिना जले निकल रहा है, वो कार्बन के कण है जो इस हीट से चमकने लगता है, और यही कारण से रेड रेड हल्का ब्राउन टाइप का है जो हम लोग को कलर दिखाई देता है, और प्रकाश भी निकलता है। हीट से देखो पूरा कार्बन नहीं जला, कुछ कार्बन जला जिससे हीट बना, और हीट से उष्मा से कुछ कुछ कार्बन जो ऐसे ही उड़ के पिघल के वाइपर में बन के, मतलब पिघल के उड़ना शुरू किया, वाइपर में नहीं, कण अलग अलग होके उड़ना शुरू किया तो वो चमकने लगते हैं, और जब वो चमकते हैं तो हम लोग को प्रकाश मिलता है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये देखो गैस में जो बुयू बुयू हम लोग को दिखाई देता है ना, गैस को यदि देखोगे तो गैस को ऐसे उल्टा करोगे तो देखना अंदर एक जगह थोड़ा सा कट्टा ही रहता है, कटा हुआ रहता है। अरे जो ऐसे बिगने वाला होता है ना, अरे ऐसे गोई सा बिगने वाला होता है गैस में, अरे जहाँ आगिया लगता है जी, उसको ऐसे उल्टोगे ना पीछे तो उसका जो आते रहता है ना जगह ओकरा में थोड़ा सा छेद नहीं, इतना सा भाग कटा हुआ रहेगा, इतना सा कटा हुआ रहेगा। इसी ये कटा हुआ रहता है कि उसमें ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद ऊपर जाके चले। ऐसा नहीं है कि बिना ऑक्सीजन मिक्स हो जाइएगा। समझ में आया? यदि उसको बंद कर दोगे तो ऊपर से जो कैसे चाहता है दिया हुआ रेड रेड वैसा टाइप के चाहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा। हाँ, तो हल्का सा रेड रेड, यदि छेदा हल्का जाम हो जाता है तो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हल्का रेड रेड चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया दोनों ज्वाला? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे आते हैं हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आज पढ़ेंगे दहन। बोर्ड पर देखिए दहन क्या है। देखो दहन हम लोग किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ऊष्मा तथा
प्रकाश देता है। क्या? हाँ, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाकर उष्मा तथा प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। क्या बोलो? देखो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई खास प्रकार का रंग का कोई दिखेगा, बट उष्मा और प्रकाश निकलेगा, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ अब जैसे हमने देखे यहाँ पर कि सर कार्बन का दहन, बोर्ड पर देखना, कार्बन का दहन, बोर्ड पर देखते जाइएगा। कार्बन का दहन, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, उष्मा बना देता है। हाँ, प्रकाश भी बनाता है। क्या? हाँ, हीट करना पड़ेगा। फिर हम बात करें, यहाँ पर ही गर्म चाहते हो, ठीक है। जब हम लोग सल्फर का दहन करते हैं, किसका दहन? सल्फर का दहन। देखो, जब सल्फर का दहन करते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके गर्म करते हैं तो क्या बना देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। प्लस में उष्मा, प्लस में प्रकाश। हाँ, बट वो नहीं बनता है नॉर्मली। चलो, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। अब हाँ, यूज होता तब ना बनाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं बनेगा आपको। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड को अभिक्रिया कराता है तब बनता है। अब हम यहाँ पर देखें तो दहन के आधार पर, दहन के आधार पर, हाँ, दहन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया, दहन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। पहला जो हमारा भाग है वो है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ, या इसको हम लोग कहते हैं बाबू ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वो ऐसा पदार्थ जो, देखना, क्या दहनशील पदार्थ किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप मिलने पर, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप मिलने पर, हाँ, ताप मिलने पर ईंटा, मट्टी, लोहा, गलता नहीं जलता हम बोल रहे हैं, आग पकड़िए, जल कर, क्या? नहीं तो, नहीं भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं जलेगा। जल कर नहीं, हाँ, लगभग बोल सकते हो। उष्मा तथा ताप देता है, उष्मा तथा, उसे क्या कहते हैं? ज्वलन, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उसे दहनशील पदार्थ जलता है कहते हैं। कि घड़ी के पानी हो गया वो गलता है और जल के राख हो गया वो जलता है। जैसे में एग्जाम्पल देखें, जैसे में एग्जाम्पल देखें, लकड़ी, सॉरी, लड़की जी खा गया रे, लकड़ी, यहाँ भी किसी का श्राद्ध बन जाता है, एक मिनट चुप रहा। क्या? हाँ, गल के समुद्र में चला गया था, जल नहीं गया था। लकड़ी, कागज, मोम इत्यादि
समुद्र को कौची समझ रहे हो? पुन नदिया है, जाके मुट्ठी मारे अंदर से सोना निकाल लिए। गजब हिसाब। चलो यहाँ देखो, सागर वही सागर है जो इतना महाविशाल सागर था कि जिसकी तपस्या के, जिसको मनाने के लिए राम खुद तपस्या किए थे 3 दिन। तब नहीं, तपस्या किए थे कि समुद्र को कि रास्ता दो हमको, उस ओर जाना है। लेकिन समुद्र मान नहीं सका, तो वही बोलते हैं कि मैं रघु कोई राम या तपस्या करके तुम्हारा प्रार्थना करके अपना समय बर्बाद किया हूँ। आज और अभी मैं यह घोषणा करता हूँ कि अभी तक राम, पूरे सृष्टि ने राम का रामत्व देखा है, अब राम का क्रोध देखेगा। और वही अग्नियास्त्र का नहीं, शायद ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते के साथ वो क्या होता है, समुद्र देव त्राहिमाम करते प्रकट हो जाता है। चलो, दहनशील पदार्थ हो गया, ये चीज़ समझ गए बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अदहनशील को हम लोग क्या कहते हैं? अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ, देखो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता नहीं है, वैसा पदार्थ गल जाता जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप मिलने पर जलता नहीं है, उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे क्या, कोई बर्तन, सुनो पात्र नहीं, सुनो पार्थ। हाँ, पार्थ मने नहीं, पार्थ मने होता है एक सदमागी राही जो सही मार्ग पर केवल चलते रहता है, उस राही को हम लोग पार्थ कहते हैं। लोहा, ईटा, मिट्टी, क्या, हाँ गोईठा, जिसको उपजा कहते हैं शायद। क्या इसमें नहीं लिखाएगा, दहनशील में लिखाएगा, ठीक है, उपजा। तो बातें समझ में आ गया, ये सब कौन सा पदार्थ हो गया। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए, दहन कौन करता है? जो जलकर क्या देता है? प्रकाश और उष्मा देता है, उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। और दहनशील पदार्थ के मतलब दहन के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, दहनशील और अदहनशील। दहनशील मतलब ऐसा पदार्थ जो जल जाता है ताप मिलने पर, और अदहनशील जो ऐसा पदार्थ जो नहीं जलता, जैसे हीट वगैरह है जो नहीं जलता है। ठीक है, बोलिए। नहीं, पानी अदहनशील पदार्थ। अरे पानी जलवे नहीं करता भाई, देखो जलना मतलब उस आग पकड़ना, पानी कभी आग पकड़ता है खुद में? नहीं। हाँ, बस समझ गया ना। देखो यहाँ अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि केवल सर एक, चलो ठीक है हो गया, एक सवाल उठता है कि केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है? नहीं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी कुछ दहन होते हैं, देखते हैं हम जरा। कान खोज कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का धर कर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ, विष्णु जी का 10म रूप मैं परशुराम मतवाया हूँ, काया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, सासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बचाने के खातिर मैं हिरण कश्यप फाड़ दिया।
चलो ध्यान दो। आते हैं अब यहाँ पर ये पार्थ बोला, मैं बात बड़ा अच्छा लगा आपको जी, तुम ऐसा बोला पार्थ को पात्र। तो यहाँ ध्यान दो। अब आते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में दहन। देखो तो क्या सर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन होता है? यस होता है। कभी कभी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम को तुम नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जला सकते हो। मैग्नीशियम को, हाँ सोडियम को जो पानी में फेंकते हैं तो ब्लास्ट करता है। हाँ, तो सोडियम वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है। ठीक है, क्या सोडियम हाथ में ले तो फटेगा। आराम से, यदि प्योर होगा तब। देखो यहाँ तो Mg3N2 प्लस में उष्मा बनता है, तो ये क्या हो गया? दहन हो गया कि नहीं हो गया? बैलेंस करना है, यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रक्रिया है, यानी ये जो हमारा स्टेप है, ये हमारा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन है ना। यानी हम लोग को पाया, समझ में आया कि मैग्नीशियम का क्या, मैग्नीशियम का दहन N2 की उपस्थिति में, N2 की उपस्थिति में भी होता है, उपस्थिति में भी होता है। ठीक है, N2 की उपस्थिति में भी होता है, और यही दहन के कारण हम लोग को उष्मा दिया। फिर देखो एक मोमबत्ती का, ध्यान दो यहाँ, मोमबत्ती का हम बात करें, मोमबत्ती का दहन ऐसे तो हम लोग ऑक्सीजन में कराते हैं, अरे मोमबत्ती का दहन ऑक्सीजन में कराते हैं, बट मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में भी होता है। हाँ, क्या देखो क्लोरीन उसमें भी रहता है, बट एग्जैक्टली क्लोरीन गैस भी रहता है, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में होता है। और इसका मोमबत्ती का फार्मूला होता है C25H52। ये मोमबत्ती का फार्मूला है, जिसको हम लोग पेंटाकोसेन कहते हैं, बताए थे ना, पेंटाकोसेन कहते हैं। किसका फार्मूला है? मोमबत्ती, मोमबत्ती। हाँ, ये रिएक्शन कर देता है किससे? क्लोरीन से। रिएक्शन करके क्या बना देगा? रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है C+HCl। ये क्या बाबू? उष्मा दे रहा है, मतलब समझो कि उसका दहने हो रहा है, जल ही रहा है, जलना उसी प्रक्रिया। क्या? हाँ, अच्छा हाँ, वो बोल रहे हो। नहीं, वो तो एक, देखो ऐसा बात नहीं है कि उष्मा नहीं निकलता, फिर उष्मा छेपी रिएक्शन तो सब का सब हो जाता, दहन है, सब उष्मा छेपी दहन हो जाता, बट नहीं, प्रकाश और उष्मा देता है। हाँ, लगभग हल्का फुल्का। बोलो, हीटर क्या? प्रकाश और उष्मा देता है। तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, वो कोई एलिमेंट थोड़े उसमें जाता है, तो फिजिकल प्रोसेस है। हाँ, चलो यहाँ पर देखो। हाँ, ये हो गया 25 है। हाँ, चलो देखो यार, ठीक है, ये हमारा हो गया रिएक्शन, जो कि जिसमें होता है मोमबत्ती का दहन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के बिना भी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की प्रक्रिया हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताते हैं, दहन का पोषक किसको कहते हैं, और दहन का अपोषक किसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा फटाक से, क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है, दहन का पोषक और दहन का अपोषक के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होता है ना। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया दहन के पोषक किसको कहते हैं, दहन के पोषक किसको कहा जाता है। देखो वैसा पदार्थ जो दहन के लिए, मतलब जो दहन में सहायता प्रदान करता है, यानी किसी पदार्थ के जलने में सहायता प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। हाँ, यानी वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जो दहन में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। दहन में सहायक, ऐसा हुआ ना, दहन में सहायक होता है, सहायक होता है, उसे दहन के पोषक कहते हैं, दहन के पोषक कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे बात करिए ऑक्सीजन, जैसे बात करिए, सही बोल रहे हो, नाइट्रोजन भी कहीं कहीं होता है, नाइट्रोजन, कहीं कहीं बात करियो क्लोरीन भी होता है कि नहीं। ये सब दहन के पोषक हो गए, क्योंकि इसकी उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत है इसमें? दहन के अपोषक किसको कहते हैं? दहन के अपोषक, दहन के अपोषक वैसा पदार्थ जो दहन में सहायक नहीं होता, या वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया का विरोध करता है या अवरोध करता है। ठीक है क्या? देखो, जो भी सहायक नहीं होता है वो जाहिर सी बात है विरोधे करेगा। वैसा पदार्थ, हाँ ठीक है, वैसा पदार्थ जो दहन में सहायक नहीं होता है, दहन में सहायक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दहन के अपोषक कहते हैं, उसे दहन के अपोषक कहते हैं। दहन के अपोषक कहते हैं, उसे दहन के अपोषक कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया CO2, H2O और मिट्टी, रेत, ये सब दहन के अपोषक ही है ना जी। कम्बल इतना सामान ले सकते ही नहीं, जैसे किसी को नहीं देखो, कम्बल क्या, हम एक आग ढोया को लेके जाते हैं, ठीक है, आरा चढ़ाए हुए यहाँ पर देखो, दहन के अपोषक में वो सभी पदार्थ हो जाता है जो कि जलता नहीं है। बट कम्बई का रॉय जो होता है आग बुझाने में, वो कम्बई जो आग बुझाने में उपयोग होता है, उसको पोषक या अपोषक से कोई मतलब नहीं है, वो केवल ऑक्सीजन के संपर्क से हटा देता है। देखो इसीलिए क्या, हाँ मिट्टी भी हो, सब करता है। देखो बट कम्बई एक बार में तुरंत तोड़ देता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कभी भी आग लग जाए बाय द वे शरीर में, तो रॉकेट की तरह भागना नहीं, काहे कि जितना तेज भागोगे तुम्हारे शरीर से उतना ही ऑक्सीजन होके गुजरेगा और तुम्हारा आग उतना ही बढ़ेगा। बट अक्सर आदमी नाचता है, भागता है, तो इस कारण, हाँ, तो ऐसा कभी भी हो तो युड़हकिया गुजाठी मारना शुरू कर दो, और जितना गुजाठी मार सकते हो उतना बच जाओगे, जितना गुजाठी मारोगे उतना बचोगे। ठीक है, चलो तो आदत समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि सर दहन के ये आवश्यक शर्तों क्या क्या होते हैं। मतलब कोई कभी भी दहन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे कि दहन की प्रक्रिया हो सकता है। ठीक है, क्या क्या है देखो यहाँ ध्यान देना। तो दहन के पोषक पदार्थ, या पोषक नहीं, दहन के ये आवश्यक शर्तें, ध्यान दीजिएगा, दहन के ये आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। तो कौन कौन से ऐसे शर्तें की आवश्यकता होता है भाई दहन के लिए? पहला होता है क्या, देखो ऐसे नहीं बोलो, पहला होता है दहन के दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ रहेगा तभी ना चलेगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील दहनशील पदार्थ की उपस्थिति।
पहला हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा हो गया उष्मा की उपस्थिति। दहन के पोषक की उपस्थिति। उष्मा नहीं चाहिए सर। रुक जाओ एक मिनट। दहन के पोषक की उपस्थिति, दहन के पोषक की उपस्थिति। और तीसरा हो गया ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई जल रहा है उसे ज्वलन ताप। ऐसे ताप पर पहुंचेगा तब ना जलेगा सर। हाँ, पानी का ज्वलन ताप सर। ज्वलन ताप 100 डिग्री जलने नहीं करता ताप को सब कुछ होगा नहीं सर। पहली बात दहनशील होना चाहिए, वो अदहनशील है की प्राप्ति। ठीक है, ये तीन ऐसे शर्तें हैं जिससे कि हम लोग के दहन की प्रक्रिया हो सकती है। दहन, हाँ जैसे कि सर, जैसे कि ये कांच में मोमबत्ती बार दी है, वहाँ पर रख दिए सर, वो बहुत छोटा सा, तो कितना देर तक जलेगा सर मैक्सिमम? मोमबत्ती है जी बॉय रखती है। लगेगा सर, एक वो अथी ले ली सर, स्पीकर ले लिए, आड़ा पड़ता जला है, उसको उठा के मोमबत्ती और बगल में जब तक उसके अंदर का ऑक्सीजन रहेगा तब तक मोमबत्ती जलेगा। अंदर का ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती खत्म। ठीक है, मोमबत्ती अंदर सर कौन सा गैस छोड़ता सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर पौधा ले सकते नहीं सर? हाँ सर, वो लेगा छोड़ेगा। पौधा के पास तुम मोमबत्ती जलाओगे, क्या करना चाहिए? सर मतलब बड़ा चीज है, प्रैक्टिकल कर देख सकते तो हैं। पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड का कमी है, इतना हम लोग हैं काहे जा। वो मतलब पैच हो रहा है उसमें मत सर, ये वाला सर एक वैसे प्रैक्टिकल है सर, और इसमें हो जाता है। अच्छा, यानी कहना चाह रहा है वो पौधा को रख दीजिए। सुनो एक बात सुनो, एक पौधा को रख दीजिए, एक मोमबत्ती को रख दीजिए एक साथ। जितना फास्ट मोमबत्ती ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बनाता है, उतना फास्ट पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में नहीं बना सकता। एक वो मोमबत्ती रखें, हाँ तो चाहिए जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलो, धूप जाता है ऐसा बात नहीं है। रात को पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है ना। हाँ भाई जा ही जाएगा, वैसे हम वो ही तो रहे। हाँ हाँ बढ़िया। चलो यहाँ पर हम लोग समझे हैं किसको, ऐसा कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, तो हम लोग देखते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति को थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला हमारा दहन के लिए आवश्यक शर्तों में क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है। ठीक है, उसको जरा सा हम लोग समझते हैं। देखो, दहन के लिए, अरे ज़्यादा हो गया। दहन के यह आवश्यक है, दहन के लिए यह आवश्यक है, कि जिन पदार्थों को लिया जाए, वह दहनशील हो। दहनशील हो, क्योंकि अदहनशील पदार्थों में दहन की प्रक्रिया असंभव है। दहन की प्रक्रिया क्या है बाबू? असंभव है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, समझिएगा चीज़ों को। दूसरा हम बात करें तो एक होता है, हाँ, ईंटा, पानी, लोहा। थोड़ा देर पहले बताएं।
दूसरा बात करें हम लोग दहन के पोषक, देखो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति सर मतलब क्या कहा जाता है दहन पदार्थ की उपस्थिति यानी जलने के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए दहन के लिए। दूसरा है दहन के पोषक की उपस्थिति। देखो दहन प्रक्रिया के लिए, दहन की प्रक्रिया के लिए दहन के पोषक, दहन के पोषक अर्थात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा क्लोरीन की उपस्थिति होनी चाहिए। सर वो ही चाहिए कि या होनी चाहिए, कोई भी नहीं चल जाएगा ना। हाँ होनी चाहिए। अच्छा किसी पदार्थ को इस क्लोरीन के साथ क्लोरीन की उपस्थिति में जला सकते हैं? सब नहीं जलता। दहनशील पदार्थ को सब नहीं जलेगा, नहीं। सर पेट्रोल का इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं सर? नहीं, यही दो तीन गो होवे करता था, इत्यादि क्यों लगाएंगे? इत्यादि का मतलब क्या और है? अब एक होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति, क्या आदि इत्यादि एक ही हो जाता है। आदि इत्यादि ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन इसको क्या बोलेंगे सर? ताप क्या? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे सर? बॉइलिंग पॉइंट, कंबशन टेंपरेचर 80 पॉइंट सर। ज्वलनशील ताप ज्वलन ताप की प्राप्ति, इसको क्या तो बोलते हैं, देखो ना बहुत अच्छा सा नाम है। कंबसन टेम्परेचर ना, बट फिर भी थोड़ा हमको और लग रहा है इसका नाम। हो सकता है, हमको एग्जैक्ट अभी नाम नहीं है इसमें इसका याद आ रहा है ज्वलन ताप का। ठीक है, हाँ देखो याद रखना क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सही है। जिस ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर एक और हो जाता है बाबू, एक और हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव गैस को प्रेशर बना के लिक्विड में बदला जा सकता है। ये नहीं होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो यहाँ ध्यान दो रे, बोर्ड पर देखो अभी, और याद आएगा हम बता देंगे, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। जिस ताप पर कोई पदार्थ, या नहीं इसको ऐसे लिखो, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ज्वलन ताप कहते हैं। जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उस ताप को क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप कहा जाता है। और यह अलग अलग आकृति, देखो यह अलग अलग, बोर्ड पर देखना अच्छे से, यह अलग अलग आकृति वाले, पहले पूरा सुनियो। ओहो, जिस पर कोई वस्तु लिख दो, वह अलग अलग आकृति वाले या अलग अलग आकृति वाले समान पदार्थ में भी भिन्न होता है, कहने का मतलब क्या कि देखो यदि लकड़ी ही है, ठीक है, लकड़ी का एक छोटा सा संठी है, ठीक है,
लकड़ी का एक छोटा सा संठी है, संठी मतलब छोटा सा हिस्सा, छोटा सा कांटी टाइप का, सजाई के कांटी, लकड़ी का छोटा सा संठी। अब इसको यहाँ पर ही बात करोगे तो इसका ज्वलन ताप, इसका ज्वलन ताप हम लोग देखें, इसका ज्वलन 40 डिग्री ताप, सेल्सियस नहीं, 40 को डाउन की। इसका ज्वलन ताप होगा जो एक बोर्ड पर देख लो यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, जो लकड़ी के गट्ठर, लकड़ी के गट्ठर, देखो लकड़ी के गट्ठर के ज्वलन ताप, देखो ये जो लकड़ी का संठी है इसका ज्वलन ताप कम होगा, किससे कम होगा? लकड़ी के गट्ठर से। किससे कम होगा? लकड़ी के गट्ठर के। कितना लकड़ी का होगा सर? लकड़ी का संठी, लकड़ी का गट्ठर माने हो गया बड़का गो लकड़ी का अथी, जरा हाथी सूंड से उठा के जैसे दूसरा जगह के जाता है। और संठी माने हो गया माचिस का कांटी। अब तुम वही लोगे कि लकड़ी का गट्ठर कितना बड़ा है, तो हम तुमको यहाँ के थोड़े दिखा, हजारों करोड़ों उसमें माचिस घुस सकता है, माचिस का संठी है कि नहीं? ये माचिस का है, मतलब लकड़ी, और ये बड़ा सा है। तो देखो हमेशा याद रखना, जिसका आकार छोटा है उसका ज्वलन ताप कम होता है, जिसका आकार बड़ा है उसका ज्वलन ताप काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, सरफेस वरफेस से मतलब नहीं है, उसका आकार से मतलब है। जो बड़ा होगा ज्वलन ताप कम होगा, छोटा होगा ज्वलन ताप, सॉरी बड़ा होगा ज्वलन ताप ज़्यादा होगा, छोटा होगा ज्वलन ताप कम होगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया? तो अब वो तुम अपना एग्जाम्पल सोचते रहो। अब देखो यहाँ तीसरा हम बात करें, तरक्की से जला सकते। तीसरा एक बात देखें, यहाँ पर ही समझ में आता है कि सर ठीक है ज्वलन ताप तो ठीक है, तीसरा एक बात आता है ज्वलन ताप भी मिलना चाहिए। कोई पदार्थ को ज्वलन ताप मिलेगा तभी वो जलना प्रारंभ करेगा। यानी तीसरा हमारा फैक्टर यही है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। आपको ज्वलन ताप समझ में आ गया क्या होता है? जो आ गया सर? ज्वलन ताप क्या होता है? जिस पर कोई, एक सेकंड वीडियो पॉज करो। ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब हो गया, ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब हो गया कि जिस पदार्थ का जितना ज्वलन ताप है, यानी जो पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है उस ताप तक उसको लाएंगे, यानी उतना ताप देंगे तभी वो जलना प्रारंभ करेगा, ऐसे जलना प्रारंभ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये लकड़ी का गट्ठर है जो 50 डिग्री सेल्सियस पर जलना प्रारंभ करता है, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम। लकड़ी का संठी और लकड़ी का गट्ठर है जो 150 डिग्री पर जलना प्रारंभ करता है। तो जब तक इसको हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे ही नहीं जलेगा, और लेकिन 50 डिग्री इसको देंगे तो ही नहीं जलेगा। जब तक इसको कितना नहीं देंगे, 150 डिग्री सेल्सियस नहीं देंगे, ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो बातें इसको समझ लीजिएगा। ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी कोई भी पदार्थ तब जलना, कि पदार्थ को जलने के लिए उसे ज्वलन ताप तक, उसे ज्वलन ताप तक ऊष्मा देना आवश्यक होता है, ऊष्मा देना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, देखिए इसका हम लोग कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कि दिया सजाई का यदि हम ये तो बड़ी जल्दी जल जाएगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर नहीं जलेगा, आसानी से जलेगा नहीं जलेगा। दिया सजाई लकड़ी का संठी, लकड़ी का संठी को यदि हम जलाएं तो तुरंत जल जाएगा। देखो लकड़ी का संठी है जो बहुत ही जल्दी जल जाएगा, वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है किसी और कारण से। ठीक है, ट्राई टू मेंटेन यू, यानी मनाने का कोशिश कर रहा है। चलो यहाँ देखो, अरे ध्यान दो, सजाई का कांटी है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है,
क्योंकि उसको थोड़ा सा ही ताप में ज्वलन ताप में ही जाता है, इस कारण से वो तुरंत आग पकड़िएगा। लेकिन वही लकड़ी का संठी जलाएंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है और उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। समझ में आ गया बात? तो ये कहानी होता है, वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। तुम बड़का को लकड़ी का कुंदा जलाओ नहीं जलेगा, लेकिन माचिस का तीजी जलाओ तुरंत जलेगा। मतलब तीजी छोड़ो ना, पतया सा टिंका भी जलाओगे तुरंत आग पकड़िएगा, लेकिन बड़ा कोई लकड़ी में आग लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ कुछ भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा है, सुनो, कभी कभी फिल्म वगैरह में देखे होगे कि हीरो वगैरह के सट पर पूरा आग लगा हुआ है और ठीक है, अभी हीरो नहीं बनना है, और वहाँ पर ये जाके क्या कर रहा है, आसानी से उसके शरीर में आग लगा हुआ है, घूम फिर रहा है, किसी को बचा रहा है, किसी को मतलब अथी कर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है, सुनना, उसके शर्ट को पाइए, उसके शर्ट मतलब उसके कपड़ा को हम कुछ बोले अब, हाँ, उसके कपड़ा को पानी से भिगा दिया जाता है और उसको पहना दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर तेल या किरोसिन डाल दिया जाता है और उसमें आग लगाया जाता है। अब उसके कपड़ा पर, उसके शरीर पर नहीं, ठीक है, और उसके कपड़ा पर तेल या किरोसिन लगा दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। अब सोचो, तेल या किरोसिन जो होता है, पेट्रोल या किरोसिन, उसका ज्वालक ताप काफ़ी कम होता है, तो जल्दी से आग पकड़ लेता है और जलने भी लगता है। लेकिन वही जो पानी से भीगा हुआ कपड़ा है, उसका ज्वालक ताप काफ़ी अधिक होता है, तो वो जलता नहीं है। ऊपर से किरोसिन, लेकिन कपड़ा भीगा होना चाहिए, ऊपर से किरोसिन वगैरह जल जाता है, सुनो, ऊपर से किरोसिन वगैरह जल जाता है और आग फिर से बुझ जाता है। पर ये पूरा सुनो, आग पूरा बुझ जाता है, लेकिन अंदर का कपड़ा नहीं जलता, क्योंकि कपड़ा का ज्वलन ताप है जो बहुत ज़्यादा होता है। कपड़ा का इतना ज्वलन ताप होता है कि पहले पानी सूखेगा फिर जाके वो कपड़ा में आग लगेगा, तो आग बुझ जाता है। हाँ, सैनिटाइजर भी कपड़ा पर डाल के हम लोग यहाँ आग लगाते हैं, तो वही होता है कि सैनिटाइजर पहले जल जाता है और कपड़ा है जो बच जाता है, क्योंकि सैनिटाइजर का जो ज्वलन ताप कम होता है और कपड़ा का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, तो आग नहीं पकड़ता है। लाइटर में ऐसे मीथेन या ब्यूटेन भरा हुआ रहता है। अब अलग अलग डिपेंड करता है कौन से लाइटर यूज कर रहे हो। बोलो सर, वही ना होता सर, पॉलिथीन में पानी भर कर उसको आग में डालते हैं तो सब नहीं जलता है। आगे हम वही बता रहे हैं, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कैसे ज्वलन ताप का उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर होता है कि सर, कागज़ में हम लोग जैसे पानी खौला देते हैं, कागज़ में पानी रख के और उसको जब गर्म करोगे गैस पर रख के, तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, कागज़ नहीं जलेगा। क्योंकि जैसे ही हम बताने वाले, तुमको भी ऐसा लग रहा होगा। अब देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ से आग लगाते हैं, तो जो ज्वलन ताप यानी जो उष्मा कागज़ के पास जाता है, वो उष्मा वो पानी में स्थानांतरित कर देता है, और इस कारण से कागज़ भीगे होने के कारण कागज़ को पूरी ज्वलन ताप नहीं प्राप्त हो पाता है और पानी है जो उबलने लगता है। बोलो, कागज़ जब हाई गर्म होता है, मतलब ज़्यादा गर्म होता है, ऐसा नहीं कि कागज़ उष्मा का इंसुलेटर होता है, बट फिर भी कागज़ जब ज़्यादा गर्म होता है तो उसका उष्मा ऊपर चला जाता है, या दूसरे शब्द में बोलो कि वो पानी से हल्का भीग जाता है, जिस कारण से उसको जलने नहीं देता है। जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाए तब तक वो नहीं जलेगा। बोलो, पॉज करो। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग को पढ़ना है मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला। अच्छा, ठीक है। मोमबत्ती की ज्वाला समझना क्या है, जो किसको कहते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। देखो, मोमबत्ती का जो ऊपर का भाग होता है, मोमबत्ती जिस भाग में जलता है, मोमबत्ती का जिस भाग में दहन होता है, जिस भाग में दहन होता है, क्या होता है? दहन होता है, उसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं।
उसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि सर मोमबत्ती का दहन जो होता है, यदि हम लोग यहाँ पर ही देखें फिगर से, ये एक हम मोमबत्ती बना देते हैं। मोमबत्ती में दहन तो ऊपर होता है, स्तंभ अशोक स्तंभ ठीक है, ये मोमबत्ती के इस भाग में दहन होता है। यदि इसको गौर से देखोगे, हाँ ये एक भाग, भाई अभी पढ़ा दें तब ना ऊपर नीचे बताएंगे। आग जलने के लिए सर, आग कैसे जलता था? कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन रहता था, हाँ। कार्बन से बना था, हाँ कार्बन से जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है। हाँ, आग कैसे जलता है सर? वही वो आग जलना हो गया। CO2 बनना आग जलना। हाँ देखो, ये 3 भागों में होता है, समझना। एक भाग को हम लोग कहते हैं, जो सबसे बाहरी भाग है ना, 3 भागों में दिया हुआ है, सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल। दूसरा भाग को कहते हैं प्रकाशमान मंडल। और तीसरा भाग को कहते हैं, जो सबसे नीचे रहता है, इसको कहते हैं केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। तो प्रकाशमान, प्रकाशहीन और केंद्रीय मंडल क्या होता है, चीज़ों को समझना। देखो, केंद्रीय मंडल, सबसे पहले हम कहानी को शुरू करते हैं और आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद हम सबके बारे में दिखाएंगे। ठीक है, केंद्रीय मंडल सबसे पहले हम बात करें कि क्या होता है सर। देखिए, केंद्रीय मंडल बोलिए। हम अभी मोमबत्ती के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो केंद्रीय मंडल सब में यही रहता है। केंद्रीय मंडल क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर हीट देते हैं, समझना, जब हम लोग यहाँ पर उष्मा देते हैं, चाहे अब उसको माचिस से दो, लाइटर से दो, जैसे भी दो, जब यहाँ पर हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये जो मोमबत्ती का ऊपर का भाग है वो पिघलता है। मोमबत्ती के ऊपर का भाग क्या होता है, पिघलता है। अब आप लोग को पता है कि जब मोमबत्ती के ऊपर का भाग पिघलेगा, यानी लिक्विड स्टेट में आएगा, तो बत्ती के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बत्ती क्या बत्ती होता है, या एक कपड़ा को नीचे रखते हैं तो कैसे पानी ऊपर की ओर सकेता है। तो ये होता है कि किसी भी द्रव पदार्थ के अंदर निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर ही जो नीचे है, नीचे पानी जब बनता है, बत्ती में पानी जब बनता है तो उसकी मात्रा ज़्यादा रहता है, और ऊपर है जो सूखा हुआ रहता है, तो ये नीचे से धीरे धीरे निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही गया, यहाँ पर ही जब जाता है तो ये जो बत्ती के, यानी जो लिक्विड मोम है, यानी इसका क्या होता है C25H52, तो जो लिक्विड यानी द्रव मोम है, ये पिघल कर इसके ऊपरी सतह पर, यानी यहाँ आता है। ठीक है, द्रव मोम है जो यहाँ आता है, और यहाँ पर ही जब आता है तो ये और ज़्यादा हीट में आने के कारण, यानी और ज़्यादा उष्मा में आने के कारण यहाँ पर ही वेपोराइज होने लगता है। किस मंडल में, केंद्रीय मंडल में, गैसीय मतलब वाष्पीकृत होने लगता है। तो ये यहाँ से पहले द्रव बना, द्रव से बत्ती के थ्रू ऊपर आया, और ऊपर में क्या होने लगा, वाष्पीकृत होने लगा, और वाष्पीकृत होके यहाँ पर एक वाष्प का लेयर बना देता है। इसी वाष्प के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वाष्प के लेयर को हम लोग कहते हैं केंद्रीय मंडल। इसी वाष्प के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय मंडल कहते हैं। तो वाष्प का कलर कौन तुमको बोल दिया कि काला होता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये ब्लू कलर का होता है, और इसमें होता है जो कोई भी उष्मा नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये तो वाष्प में केवल चेंज हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और इसमें ना तो कोई प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसको हम लोग केंद्रीय मंडल कहते हैं। ये इतना ज़्यादा मतलब ये शीतल होता है, ये गर्म नहीं होता, ये शीतल होता है। ये इतना नॉर्मल होता है कि आप इस मंडल में यदि माचिस के कांटे को भी लेकर जाइएगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि हाँ केंद्रीय मंडल में एकदम यानी बत्ती से एकदम जस्ट ऊपर थोड़ा सा तो नहीं जलेगा। काहे नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें हीट है ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं सर ऐसा, सर जल
जाइए उसको एकदम एक से सडनली बीच में डालना पड़ता है तो नहीं जाइएगा, ठीक है। सर तो गिर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब तुम पकड़ के करते हो, कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। हमको जो बताना था हम यहाँ बता दिए। जो केंद्रीय मंडल में कोई भी चीज़ डालोगे तो वो है जो क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि इसका ताप खुद ही में क्या होता है, कम होता है। इसे ये कितना को देखे होगे कि अंगुली ऐसे झट से ऐसे बत्ती के ऊपर से करके गुजार देता है, कहता है कहाँ मेरा जला। इसका कारण क्या है कि उसका हाथ है जो केंद्रीय मंडल से होकर गुजर जाता है। तो इसमें तो कहीं भी दहन वगैरह होता ही नहीं है, ये तो केवल वाष्पीकरण होता है, यही कारण से इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो वाष्प बना, वाष्प है जो जाता है थोड़ा सा ऊपर तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। जब ऑक्सीजन के हल्का फुल्का संपर्क में आता है, जब केंद्रिक मंडल में रहता नहीं सर, वहाँ पे आके लग रहा था, आके लगा था। आप बोले कि जब तक CO2 रिएक्शन लगा था क्या आग लगाया तो सर वहाँ पर कहाँ आ जाएगा। केंद्रीय मंडल पर सर मोमबत्ती में आग कैसे लगा? पहली बात, केंद्रीय मंडल में आग लगता ही नहीं है। यहाँ पर ही हम लोग हीट देते हैं कांटी को ले जाकर, तो एक ही सेकंड में ये सारे स्टेप हो जाते हैं कि नीचे से पिघल के ऊपर आता है, ऊपर ये वेपर में पाइए चेंज होता है। इस फेज में क्या होता है, वेपर में चेंज होता है, ठीक है। अभी पूरा सुनो उसके बाद पूछना। ये वेपर में चेंज होता है। ये वेपर जब थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर की ओर उठता है, तो ये हल्का हल्का वायु के संपर्क में आता है। कौन, वेपर हल्का हल्का वायु के संपर्क में आता है। और जब हल्का, अभी तक हम लोग माचिस के कांटी को वहाँ रखे हुए हैं, हल्का हल्का जब वायु के संपर्क में आता है तो ये अपूर्ण दहन होने लगता है। अपूर्ण दहन का जो बताए थे ना, जो कि वायु के अपर्याप्त मात्रा में नहीं रहने पर होता है, तो अपूर्ण दहन होने लगता है। अपूर्ण दहन होने के कारण इसके अंदर जो कार्बन है, हाँ, अपूर्ण दहन होने लगता है। अपूर्ण दहन होने के कारण यहाँ पर एक कार्बन के कण हैं जो ऊष्मा के कारण चमकने लगते हैं। जो कण का दहन नहीं होता है वो कण है जो ऊष्मा के रूप में चमकने लगते हैं और प्रकाश देते हैं। मेनली प्रकाश यही देता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रकाशमान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशमान मंडल। मुख्यतः प्रकाश यही देता है। अब जब इससे ऊपर जाता है तो ऊपर तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण यहाँ पर ही पूर्ण दहन हो जाता है, और पूर्ण दहन होने के कारण पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में ही जाता है, और इसको हम लोग प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशहीन मंडल। क्या आप लोग को ये तीनों मंडल में कोई डाउट है, आप पूछिए। अभी कोई डाउट है तो पूछिए जाइए। अभी नहीं समझ है, अब देखो ये खावे जा बतावे जाएंगे तो फिर समझ आएगा। बोलो। नहीं, ये जो मंडल है ब्लू कलर का होता है, ये जो मंडल है येलो कलर का होता है, पीला यही होता है, और ये हल्का काला और रेड होता है ऊपर वाला। हाँ, ये ऑरेंज टाइप का हल्का होता है और काला होता है, और ये होता है प्रकाशमान मंडल। और ये सबसे ज़्यादा यदि किसी का ऊष्मा रहता है तो प्रकाशहीन मंडल का रहता है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है। हम कल ही बताए थे जिसका पूर्ण दहन होता है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो ऊष्मा सबसे ज़्यादा ई देता है, प्रकाश सबसे ज़्यादा ई देता है। इसका ऊष्मा है जो इससे कम होता है, और इसका ऊष्मा बिल्कुल भी कम होता है, ना तो ये ऊष्मा देता है ना तो प्रकाश देता है। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? बाष्प मोम का बाष्प यहाँ पर मोमबत्ती में रहता है क्या? बाष्प बन गया सर। अब जो उसमें से कार्बन का जो रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जो कार्बन नहीं बचेगा ऊपर चल जाएगा, और ऊपर जो नहीं बचेगा ऊपर जाएगा तो और ऊपर जाके जाइएगा। नहीं सर, जो प्रकाश मंडल में चला रहा ना, अब प्रकाश मंडल में चला रहा ना, हाँ, प्रकाश मंडल में हीट मिलेगा तो चमकेगा, जिसके कारण प्रकाश बनता है। बता रहे हो कि पूछ रहे हो? हाँ, और बजा। हाँ, ऊपर पूर्ण दहन हो जाएगा, जो कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी कारण वहाँ ऊपर से नीचे बढ़ जाता है, वो अशुद्ध है। क्या? जो नीचे बढ़ जाता है राख, मोमबत्ती में राख नहीं बचता है, हम लोग तो कार्बन का वेस्ट मटेरियल होता है। चलिए, तो यहाँ पर ही हम लोग को समझ में आ गया। सबसे पहला मंडल कौन सा होता है? केंद्रीय मंडल। मोमबत्ती का
प्रथम मंडल केंद्रीय मंडल कहा जाता है। इसमें मोम पिघल कर द्रव तथा इससे वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्प में परिवर्तित होता है। इसलिए इस मंडल का ताप काफ़ी कम होता है तथा उष्मा एवं प्रकाश नहीं देता। यह उष्मा एवं प्रकाश नहीं देता है। इसमें संठी को ले जाने पर संठी को ये जाने पर भी वह नहीं जाता। ये जाने पर भी वह नहीं जाता। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा जो हमारा मंडल होता है इसमें क्या होता है? जो ठंडी में रहेगा थोड़ा हल्का पानी पानी टाइप का लग जाएगा, ठंडी में हल्का पानी पानी नहीं, उतना जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता, उतना वेपर में नहीं चेंज होते रहता है। अब कहोगे ऊपर करके हम मोम पूरा लपेट जाएंगे उस संटी को घुमा घुमा के, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो मस्त नहीं करते। प्रकाशमान मंडल वाष्प में परिवर्तित मोम वाष्प में परिवर्तित मोम ताप पड़ने पर गैसीय अवस्था में ताप पड़ने पर ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में पर्याप्त आपूर्ति में दहन कर प्रकाश तथा उष्मा देता है। प्रकाश तथा उष्मा देता है। इसमें अधिक प्रकाश निकलता है, अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि बचे हुए कार्बन परमाणु ऊष्मा पाकर चमकने लगता है।
चमकने लगता है। बातें समझ में आ गया? दम बजाइए, आपको समझा दिए। तीसरा इसमें बचे हुए कार्बन परमाणुओं का पूर्ण रूप से दहन होता है। पूर्ण रूप से दहन होता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकायता है। परंतु इस माध्यम में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, कोई वह कम होता है। से प्रकाश बहुत कम उत्सर्जित होता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये किस रंग का होता है? नीला रंग का। ये किस रंग का होता है? पीला रंग का। और ये होता है नारंगी रंग का। कोई काला या नारंगी हो गया। ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए हाँ, तो ये हम आपको मोमबत्ती की ज्वाला बता दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया पूरा कहानी। ठीक है। तो ये कीजिएगा, इसको फटाक से हम मिटाएंगे। और आज आप लोग को एक लास्ट चीज़ बताएंगे इस चैप्टर का, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। चलो तो मिटा देते हैं इसको। क्या? लिक्विफाइड यानी लिक्विड स्टेट में बता रहे हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है LPG के बारे में। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत गैस। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा है जो कि है वास्तव में गैस। पेट्रोलियम यानी जो ईंधन के रूप में काम आता है, गैस है। क्या? जिसको जला के यानी जिससे उस हीट या मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त किया जाता है उसको ईंधन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, अरे गाड़ी मोटर ये सब जो प्राप्त किया जाता है, मतलब गाड़ी मोटर घुमाया जाता है, चलाया जाता है, इसको हम लोग मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना। तो LPG क्या है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। तो एक पेट्रोलियम गैस यानी ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला गैस है, वह द्रवीभूत रहता है। द्रवीभूत इसलिए रहता है क्योंकि इसको बहुत हाई प्रेशर से सिलेंडर में पैक किया जाता है, जिस कारण से लिक्विड स्टेट में हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत। लेकिन जैसे ही सिलेंडर से बाहर आता है, ये फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, एक दो पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। क्या? देखो LPG पहली बात बनता कैसे, पढ़ना नहीं हम लोग को। और दूसरी बात ये बना हुआ होता है ब्यूटेन का। हाँ, ब्यूटेन क्या है? एक प्रकार का वो भी ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला गैस है।
मीथेन है जैसे, वैसे ब्यूटेन है, तत्व नहीं है, यौगिक है। हाँ, और कुछ? हाँ, पेट्रोलियम उसके आगे लगता है जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है। हाँ बट हाँ बट बहुत कम उसमें कार्बन की मात्रा होता है, जयता बहुत कम है। ठीक है, अब हम आगे बताएं। चलिए देखो, तो एलपीजी का हम लोग पहला पॉइंट को समझे तो हम लोग को आता है कि सर या किससे बना हुआ होता है? या ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H8, ब्यूटेन कॉमा प्रोपेन। प्रोपेन का होता है C3H6, ये 10 हो जाएगा जी, C4H10 ना, हाँ ठीक। अब प्रोपेन हो जाएगा 8, और यहाँ पर ही बात करें प्रोपेन, इथेन, इसको हम लोग एथेन भी कहते हैं। तो एथेन की बात करें तो हो जाएगा C2H6। ठीक है, तो यानी हमको समझ में आ गया, या ब्यूटेन, प्रोपेन तथा, यहाँ पर ही तथा लगा दो, तथा एथेन का बना होता है, एथेन का बना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन का होता है, सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन का होता है। दूसरा चीज़, सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? ब्यूटेन का होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जब इसको जलाया जाता है तो जलता है तो सबसे पहले क्या होता होगा? मीथेन जलता होगा, सॉरी ब्यूटेन जलता होगा, और ब्यूटेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर हमारा बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पर ही बना देता है उष्मा। हाँ, हम लोग का गैस में जलता है जो यही होता है, वाटर वहीं पर इवेपोराइज होकर उड़ जाता है। क्या? पूरा कुछ का भी नहीं बना होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा होता है बस ब्यूटेन का। ठीक है, और यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2, 13, 8, 10 हो गया बैलेंस, 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है जिससे कि जलता है। अब देखिए, ये जो है बहुत ही कम मात्रा में बहुत अधिक ज़्यादा उष्मा देता है, बहुत कम मात्रा में बहुत ही अधिक उष्मा देता है, और इसीलिए हम लोग इसको सिलेंडर के रूप में उपयोग करते हैं। देखो, कहा जाता है कि लगभग 1 ग्राम, ध्यान देना बोर्ड पर, लगभग 1 ग्राम एलपीजी, 50 किलो जूल उष्मा देता है। कितना उष्मा देता है? 50 किलो जूल उष्मा देता है। बोलो। उष्मा या ऊर्जा का ऐसा मात्रा की जूल होता है, और किलो जूल का मतलब 50,000, 1000 से गुना, समझ गए? ऊर्जा का ऐसा मात्रा 1 किलो जूल बराबर, तब हम किसी आते हैं, कभी हमारा लगता है कि हम एनसी क्लास में आ गए। 1 किलो जूल, इसमें 5वां 6वां पढ़ना, 1 किलो जूल बराबर कितना होता है? 1000 जूल। किलोग्राम, ग्राम ये सब नहीं पढ़ना है तो, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है, यानी ऊर्जा को क्या चीज में मापते हैं? जूल। ऊर्जा किसको कहते हैं? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी जो जितना काम करेगा उसके अंदर उतना ही ऊर्जा है। तो इसके अंदर कितना ऊर्जा है? 50 जूल लिखे हैं जी, तब 50,000 जूल इसके अंदर ऊर्जा है। समझ में आ गया? हाँ,
15 किलो लगेगा वो गुना से। तो गुना कर दो, 1 ग्राम में इतना होता है, तो तुम लोग यदि गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 kg का कितना हो जाएगा? पर ये निकालो ना, 1 kg का हो जाएगा 1 2 3, इतना किलो जूल हो जाएगा। कितना किलो जूल 1 kg में? तो 15 में होता है, तो 15। 5,000 होगा, 1 किलो 50,000 होगा। अरे 1 ग्राम में होता है 1000, तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। 1 किलो और 1,000 जूल का, 5 किलो वाला 5,000 जूल हो गया। ठीक है, 1 किलो वाला 1,000 जूल पूछ रहा है कि बता रहा है। पूछ रहा है। हाँ ठीक है ना। तो नहीं ये नहीं समझ 1 किलो वाला 5,000 जूल। चलो यहाँ देखो, तो सीधे सीधे वो नहीं समझ में आया, उतना इंग्लिश नहीं समझा। गलती लिखी। हाँ ठीक है भाई, ठीक है इसे 1 ग्राम बराबर 50 किलो जूल होता है। तो 1000 हैं? 1 ग्राम में जब 1 ग्राम गैस जाता है एलपीजी तब 50 किलो जूल देता है। बोली ना सर। आप ये हमारा मजाक KGF फिल्मा देखे थे ना, तो वही से लग रहा था, तो वही हम जरा सा मजाक कर दिए। ठीक है, यहाँ देखो 1 किलो जूल बरा 1 ग्राम में कितना होता है? 50 जूल, 50 किलो जूल होता है। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा? यानी इस पर 50,000 किलो जूल हो जाएगा। यानी चुप रहो, 1000 ग्राम को हम लोग 1 kg कहते हैं। 1 kg बराबर हो जाएगा इतना, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा? सर, LPG 2 2 4 कोई दिक्कत है? लेकिन एलपीजी में ना सर। ये बेचारा पहले ही बोल दिया घरे वाला गैस, तो घरे हम लोग का एलपीजी आता है, वो अनी जी वाला पेट्रोलवा थोड़े रहता है लीटर में भर के। यहाँ देखो, अब हमारे पास टोटल कितना होता है? 15 kg। एलपीजी मतलब एलपीजी होता है, इंडियन आए चाहे इंटरनेशनल आए। देखो यहाँ अब 15 kg बराबर, यहाँ हम HP और इंडियन का बात किए हैं, 75,000 किलो। तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गया? अभी भी कोई दिक्कत है? अब थोड़ा देर बाद कहेगा फिर से कि सर कौची जे के है, सर नहीं समझ में आया। यही चीज़ तुमको प्रेम से समझाए थे उस समय कि चुप, कि 1 किलो जूल बराबर होता है बउआ 1000 जूल। 1000 जूल होता है, तो हमको बोल रहा है 50 किलो जूल, तो 50 से गुना कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि 1 ग्राम में 50 किलो जूल होता है, यानी 1 ग्राम में 50,000 जूल होता है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ देखो जूल का बेचारा का कितना आसान सा एक शब्द का लीटर था, उसको छेड़छाड़ के बराबर कर दिया। देखो यार 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम एलपीजी बराबर कितना हो जाता है? 50 किलो जूल हो जाता है। अगला बात करें हम लोग, तो 1 ग्राम बराबर 50 kg हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना बाबू, इसमें जो एलपीजी होता है, एलपीजी में एक चीज़ मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। सुनना, एलपीजी में एक चीज़ मिलाया जाता है, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन, जाहिर सी बात है, नाम बताएं तो बताइए करेंगे है कि नहीं? एथिल क्या क्या पानी हिला गया? ठीक है, सिलेंडर का कमी होगा, वही में पानी भर देना है। एथिल मरकैप्टन C2H5SH। अब हम कैसे बोले भाई? देखो यार, काज सिलेंडर का मुड़िए काट दिया होगा, उसमें पानी भर दिया होगा। कितना मंत्री सिलेंडर के अंदर जब पैसा भर सकता है 500 की या 2000 आ, तो ये बेचारा पानी भर के कौन बड़का बात कर दिया। यदि सिलेंडर में दारू भर के बेच सकता है तो ये तो पानी है बोझा। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन नामक गंधयुक्त पदार्थ रहता है। गंधयुक्त पदार्थ रहता है। देखो, इसका काम ही है गमकना, इसका काम ही है गमकना। यानी कहने का मतलब ये गमकवे करता है, इसको जानबूझ के गम के जाए एथिल मरकैप्टन को डालवे करता है। गमकना, अच्छा गमकना में नहीं समझा। चूहा मार के उसको 2-3 दिन तक अपने पास रखो, फिर देखो गमकना या महकना क्या होता है। समझ गया ना? अरे एलपीजी जब गैस खुलता है तो उसमें से स्मेल आता है, तो
ओ एथी मरकैप ओ हम बोलिए वो एथी मरकैप्टन ही होता है जो अस्मेज करता है वैसा, और इसको जानबूझ के डाला जाता है क्योंकि गैस पता लगे कि निकल रहा है। क्या क्यों देखने वजह तो वो दिखने वजह तो चीज़ है नहीं, तो जब निकलता है तो उसको अस्मेजे से अनुभव किया जा सकता है। तो उतना यदि देख रहे हो तो मतलब जाइए यमराज बगल में बैठ के खड़ा होकर पूछ रहा है और भाई कैसे, क्या है कि यदि उतना तुम देख रहे हो कि गैस के कारण तुमको हल्का फ्लैक्चुएशन दिखाई दे रहा है, मतलब कि यमराज या तो छुट्टी पर है या तो बगल में बैठा हुआ है, दो काम में से एक काम हो सकता है। तो देखो तो अस्मेज हल्का सा चीज़ के अनुभव करता है जिसमें एथी मरकैप्टन रहता है। आग लग जाता है, रूम ब्लास्ट करेगा, रूम का थोड़े कोई ढक्कन हो रहा है जो ब्लास्ट होगा, नहीं ऐसा कोई बात। तो गैस फटना मतलब सिलेंडर फट जाना, और सिलेंडर फटता है तो उससे जल के थोड़ा बहुत होता है, चोट चाट इतना लग के कोई बाय द वे पेट में घुस गया, कोई पार्ट गैस सिलेंडर का, कोई नाक में उड़ाते चला गया, तो इस प्रकार से मौत हो जाता है। आग के कारण 10% मानो नुकसान होता है। काहे नहीं फटेगा, वो जो तुम सजा अब हम कुछ बोले चलो, जैसे होता है कि ऊपर का, अरे हम खिसिया के नहीं बोल रहे, हम ऐसे धीमे धीमे, देखो हम धीमे धीमे बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये ना समझना कि हम खिसिया के बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम उल्टा भी बोल रहे हैं, मतलब तुम लोगों को तो लग रहा होगा खिसिया के बोल रहे हैं, खिसिया के नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सागर उस कारण से देख रहे हैं तो सैंडी भी हो गया, ध्यान दे जाओ, वैसा कोई बात नहीं है, इसी तरह से हम बोल रहे हैं काहे कि एनर्जी ज़्यादा मेरे अंदर बचा नहीं है, ठीक है, आप छोड़ो कोई बात नहीं, हम पढ़ा ही जाएंगे। तो देखो वो होता क्या है ना कि उसके अंदर एक रबड़ रहता है, जैसे भाईपीन देखे हो, अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो एक भाईपीन साइकिल का रहता है ना, वो भाईपीन ऐसा रहता है कि जब ऊपर भाईपीन नहीं, अरे भाई बड़े जो में चक्का में हवा भर आता है, जिसको हम लोग हाँ, अरे जिसको हम लोग छुच्छी कहते हैं, जरा में हब्बा वजह डाल के भरते हो। अब देखो हाँ, अब ऊपर से प्रेशर उस पर जगाओगे या कुछ डालोगे, कुछ डाल भी दोगे, देखते हो कि गाड़ी वगैरह वजह पे रहता है, ऊपर से टिंका डाल के हुरोगे तब फेंकने लगता है, और नीचे से ब्लॉक हो जाता है। जस्ट है कि सिस्टम गैस में रहता है, जब उसमें तुम मशीन लगाते हो तो खुल जाता है, ऊपर की ओर आने लगता है, और जब तुम लोग अथी करते हो तो बंद हो जाता है, हटाते होता है। अब बाई द वे रबड़ खराब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल रबड़ कट जाता है कुछ दिनों पर, तो धीरे धीरे गैस निकालने लगता है। अब धीरे धीरे डायरेक्ट निकालने लगता है गैस, तो आदमी को अनुभव हो जाना चाहिए, भगवान जी थे आशीर्वाद देकर डायरेक्ट माथा पर गए, तो आदमी को अनुभव हो जाता है कि नहीं अब गैस का है जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वायु खराब हो रहा है। अरे वाह, एक साथ इतने लोग इतने सारे आए हुए हैं, हमें लगता है चाहे ठीक, क्या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर देखो तो क्या होता है कि नीचे से गैस तो नहीं निकल पाता है, लेकिन वही रबड़ खराब हो गया तो धीरे धीरे गैस निकलने लगा। आदमी सचेत हो गया तो ठीक, नहीं सचेत हुआ तो एक समय क्या होगा, पूरा रबड़ जब कटेगा तो ये जो आग ऊपर पकड़ रहा है ये नीचे तक पकड़िएगा और गैस ब्लास्ट हो जाएगा। और ज़्यादा जब हीट मिलता है अचानक, जैसे तुम गैस के सिलेंडर को आगे में डाल दिए तो रबड़ तुरंत गल के ख़त्म हो जाता है और पूरा अंदर तक आग चला जाता है। बस ब्लास्ट होना ही होना, अंदर आग लगा तो इतना ज़्यादा गैस। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गया। तो ये चैप्टर अंत हो गया आप लोग का, हम इसमें इतना ही कहानी था, तो इसका द एंड करते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सर अब आपको इसमें पूरा ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, इसका 2-3 लेक्चर में आपको पूरा ऑल ओवर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी देख लीजिएगा, यदि कोई समस्या हो इशू हो तो ज़रूर बोलिएगा और जुड़े रहिए सारथी क्लासेस के साथ, आपको सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए।